नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के संस्थापक दिवस पर हुए लोकोमोशन विकास व्याख्यान की। बताएंगे कैसे कोविड मरीजों के इलाज में सहायक होगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइस। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। माइक्रोस्कोपी में प्रगति से हल हुए जटिल सवाल। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के फाउंडर्स डे पर प्रोफेसर विजय राघवन का लोकोमोशन विकास पर व्याख्यान। सोलर पैनल्स के लिए इजी टू क्लीन कोटिंग विकसित। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थान ARCI ने नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार की खास कोटिंग। कोरोना मरीजों के लिए रिमोट मॉनिटरिंग समाधान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने विकसित किया आसान उपकरण। और हाथी संरक्षण में भारत सरकार के अग्रणी प्रयास। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व हाथी दिवस पूर्व संध्या पर आयोजित किया कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। माइक्रोस्कोपी में हुई प्रगति ने लोकोमोशन के जटिल सवालों को समझने में बहुत मदद की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के संस्थापक दिवस के अवसर पर लोकोमोशन के विकास पर एक व्याख्यान देते हुए अवलोकन उपकरणों के विकास और उनसे होने वाले लाभ पर रोशनी डाली, जो कि आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। माइक्रोस्कोप का आविष्कार विज्ञान में एक मील का पत्थर ही कहा जाएगा। इससे विकसित हुई माइक्रोस्कोपी विधा ने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों, परजीवों, कणों को देख पाने की सुविधा दी, जिससे भौतिकी से लेकर चिकित्सीय क्षेत्र तक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। विज्ञान की इस शाखा में प्रगति ने लोकोमोशन यानी गति के जटिल सवालों का अध्ययन करने में बहुत मदद की है। अवलोकन उपकरणों के इसी विकास के चलते आज कोशिकाओं और उनके विशिष्ट घटकों को देखा जा सकता है, जिसके द्वारा कई तरह के जेनेटिक और नैदानिक समाधान विकसित किए जा रहे हैं। 10 अगस्त को भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के संस्थापक दिवस के मौके पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने लोकोमोशन के विकास पर एक व्याख्यान दिया और माइक्रोस्कोपी से विज्ञान को हुए लाभ पर रोशनी डाली। Tools for observation of all these parts at the finest level, from the electron microscopic to the level of the organism, have become better and better over the last 20 or 30 years. So we can open up the animal during its development and ask what is happening and observe what is happening. It's not just observing what is happening, but you can use dyes of various kinds, labels of various kinds to highlight different components and observe them, just as you have observational astronomy across various spectra. For example, we have learned enormously about cancer from studying the fruit fly. Today, a huge fundamental leap in our understanding of innate immunity, which is important in dealing with the COVID pandemic. भारतीय तारा भौतिकी संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में देश का प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जो इस साल अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। संस्थान हर साल डॉक्टर वेणु बप्पू के जन्मदिन को अपने संस्थापक दिवस के रूप में मनाता है। इस साल ये कार्यक्रम वेबिनार द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा और तारा भौतिकी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम सहित अन्य वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और प्रोफेसर के विजय राघवन ने व्याख्यान दिया। आपको बता दें, ये माइक्रोस्कोपी के विकास की ही देन है, जिसके चलते जीवों की कोशिकाएं, डीएनए और जीन परिवर्तन जैसी मुश्किल संरचनाओं को समझा जा सका और खासकर आज के संदर्भ में वैक्सीन निर्माण भी
इस विधा की सहायता से ही आसान हो पाया है। विज्ञान के हर क्षेत्र में नवाचार के तौर पर अब नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नैदानिक समाधान हो या फिर औद्योगिक उत्पाद, हर जगह ये तकनीक कारगर हो रही है। इसी कड़ी में अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स हैदराबाद ने सोलर पैनल्स के लिए एक खास कोटिंग तैयार की है, जो उनकी सफाई आसान कर गुणवत्ता को बढ़ा देगी। एक रिपोर्ट। आज पूरे विश्व में वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा के तौर पर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। घरेलू उपयोगों के अलावा बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन भारत जैसे कठिन वातावरण वाले देश में सोलर पैनल पर मौसम का विपरीत असर पड़ता है और धूल मिट्टी के चलते पैनल्स जल्दी गंदे हो जाते हैं, जिससे उनकी दक्षता और क्षमता पर असर पड़ता है और ऊर्जा उत्पादन कम हो सकता है। पैनल्स को कई तरीकों से इन्हें बार बार साफ करना पड़ता है। अब इस मुश्किल को दूर करने के लिए हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI ने फोटोवोल्टिक पैनल्स के लिए नैनो टेक्नोलॉजी से खास किस्म की इजी टू क्लीन कोटिंग विकसित की है, जिसके द्वारा इन पैनल्स की आसानी से जल्दी सफाई की जा सकती है। The deposition of dust on PV panels at solar power plant is one of the major issues in India. Easy to clean coating based on super hydrophobic property is very useful to minimize the dust deposition and hence ease the maintenance of PV plants with good performance. Commercial products available in the market are suitable in mild weather condition prevalent in Western countries and cannot withstand harsh environmental condition prevalent in India. ARCI की वेट कोटिंग लैब में सोलर पैनल्स के लिए तैयार ये कोटिंग उच्च जलरोधी गुणवत्ता वाली है। साधारण पैनलों पर इस कोटिंग को चढ़ाने के बाद उन पर पानी या धूल के कण नहीं ठहर पाते और बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं। इस तरह बड़े स्तर पर पैनलों को साफ रखकर उनकी गुणवत्ता और क्षमता को बरकरार रखा जा सकता है। ARCI has successfully developed nanoparticles easy to clean coating with high transmission and high weather stability suitable to withstand such harsh environmental condition. So this coating has been validated at standard test condition and various field condition such as ground level and rooftop power plants. Nano coating technology is very cost effective and easy to scalable with minimum infrastructural facility. ARCI की प्रयोगशालाओं में नैनो तकनीक से अलग अलग उपयोगों के लिए समाधान विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें सोलर पैनल की इजी टू क्लीन कोटिंग के अलावा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों के लिए भी कोटिंग विकसित की गई है। संस्थान लगातार नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार द्वारा कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। भारत में कोविड-19 से ठीक होने की तादाद सबसे बेहतर है, लेकिन इलाज के दौरान भी ये संक्रमण तेजी से फैल सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसी समस्या को ध्यान में रखकर एक रिमोट मॉनिटरिंग समाधान विकसित किया है। इस उपकरण के द्वारा कहीं से भी मरीज की स्थिति पर नजर रखी जा सकती है और निगरानी करने वालों को संक्रमण का खतरा भी नहीं होगा। क्या है ये डिवाइस, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। कोविड-19 बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रमण, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। हालांकि भारत में इस संक्रमण से लोगों के ठीक होने की संख्या किसी भी देश से बेहतर कही जा सकती है,
लेकिन इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों या घरों पर मरीजों की देखरेख करने वालों को हर वक्त संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। इसका एक आसान समाधान निकाला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर ने एक स्टार्टअप कंपनी हेलिक्सॉन के साथ मिलकर एक रिमोट मॉनिटरिंग उपकरण विकसित किया है, जिसके द्वारा कोविड-19 के मरीजों की बिना संपर्क में आए निगरानी की जा सकती है और मरीज के पैरामीटर्स को स्मार्टफोन पर कहीं से भी मॉनिटर किया जा सकता है। Accurately measuring the vital parameters is very important in monitoring a critical patient. These parameters are measured by what is called a patient monitor. You might have seen these large boxes in hospitals. These are, first of all, bulky boxes. They have wires connected to the patient, and they cost upwards of 1 lakh. So we at IIT Madras, in collaboration with a startup in IIT Madras Research Park called Helixon Healthcare Solutions, have come up with a wireless patient monitoring device. छोटे से ऑक्सीमीटर की तरह ये उपकरण मरीज की उंगली पर लगाया जाता है, जो कि वाईफाई एनेबल्ड है। मरीज के 4 अत्यंत महत्वपूर्ण मानकों जैसे तापमान, ऑक्सीजन सैचुरेशन, सांस की दर और दिल की धड़कन को रिकॉर्ड कर ये उपकरण स्मार्टफोन पर डाउनलोड ऐप में भेजता रहता है। साथ ही इसे अस्पतालों के सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह अस्पतालों या घरों में बिना मरीज के नजदीक आए 24 घंटे उसकी स्थिति की जानकारी मिलती रहती है। ये उपकरण मरीज की स्थिति में आने वाले परिवर्तनों को लेकर अलर्ट भी जारी करता है। इस डिवाइस के उपयोग से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पहनी जाने वाली महंगी पीपीई किट की जरूरत भी कम हो सकती है। This is a small device that can be clipped on the patient's finger or the toe. It measures all the vital parameters. The temperature is measured at the armpit, the heart rate, the pulse rate, the respiratory rate, and the blood oxygen saturation levels are measured at the finger. And more importantly, they're all wirelessly transmitted to the mobile phone or the central command station, thus eliminating the need for any wire. The device can be used in any setting. It can be used in the home, where the family is taking care of the COVID patient, or the COVID quarantine center or the isolation center, or at the ward or the intensive care. चेन्नई के कई अस्पतालों में इस उपकरण का सफल परीक्षण किया जा चुका है और लगभग 2000 से ज्यादा उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मरीज और अस्पतालों में बेड्स की कमी को देखते हुए ये उपकरण काफी कारगर हो सकता है। स्वास्थ्य कर्मी घर पर इलाज करा रहे मरीजों की निगरानी आसानी से कर सकते हैं। इस रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइस को सभी नैदानिक मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि कोविड के बाद भी स्वास्थ्य सेवा में सहायक हो सकती है। अन्य वन्य जीवों की तरह हाथी भी पर्यावरण का एक जरूरी अंग हैं, जिनका जंगल का संतुलन बनाए रखने में एक अहम रोल है। यही वजह है कि पूरे विश्व में हाथियों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में साल 2012 में विश्व हाथी दिवस की नींव डाली गई थी, जो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। खासकर एशिया और अफ्रीका के हाथियों के संरक्षण की इस मुहिम में भारत भी शामिल है। इस साल के विश्व हाथी दिवस पर एक रिपोर्ट। हाथी मानव सभ्यता के विकास के साथ बने इतिहास में शामिल एक वन्य जीव रहा है। जंगल का राजा भले ही शेर को कहा जाता हो, लेकिन धरती के राजा महाराजाओं की शान इस हाथी ने ही बढ़ाई है। भारत में तो इसका धार्मिक महत्व है, लेकिन इन सब से अलग हाथी हमारे जंगलों का एक महत्वपूर्ण जीव है। पर्यावरण के संतुलन का हिस्सा है, लेकिन समय के साथ इस जीव की संख्या में भी भारी कमी आई, जिसके कई प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं। मनुष्यों ने हाथी को साथी बनाया, लेकिन उसके लालच ने हाथियों का जमकर शिकार किया। हाथी दांत की तस्करी ने बड़ी तादाद में हाथियों की जान ले ली। जंगलों की कटाई और बढ़ती बस्तियों ने अन्य वन्य जीवों की तरह हाथी के लिए भी क्षेत्र कम कर दिया। नतीजा, हाथी और मानव के बीच वर्चस्व की जंग चली आ रही है। विकास के तौर पर जंगलों के बीच से निकलने वाले हाईवे और रेलवे ट्रैक के चलते भी हाथियों की जानें गईं।
विश्व स्तर पर हाथियों को संरक्षित वन्य जीव मानते हुए कई कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें से एक है विश्व हाथी दिवस। हर साल 12 अगस्त को हाथियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भारत में मानव हाथी टकराव से निपटने के सर्वोत्तम उपायों पर एक पुस्तिका जारी कर भारत की हाथी संरक्षण के स्थायी और ठोस समाधान करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। Fodder and water augmentation in jungle areas, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिया है और उस कार्यक्रम में अब इस बार लाइडर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं, लाइडर सर्वे भी कर रहे हैं और इस साल जो दिसंबर के बाद काम होगा सर्वे के बाद, उसके सहारे अगले साल से जंगलों में पानी और जंगलों में घास और खाद्य बहुत अच्छे मात्रा में पैदा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस मौके पर एक वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों को निपटाने के लिए सुरक्षया नाम से एक राष्ट्रीय पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया, जिसके विभिन्न टूल्स और आंकड़ों द्वारा नीति निर्माण और टकराव को कम करने की कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल को साल के अंत तक पूरे देश में जारी कर दिया जाएगा। विश्व हाथी दिवस खासकर एशिया और अफ्रीका के हाथियों के संरक्षण को लेकर साल 2012 में शुरू किया गया था, लेकिन भारत में हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा, मानव हाथी संघर्ष समाधान और पालतू हाथियों के कल्याण को लेकर साल 1991-92 में ही प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू कर दिया गया था। वर्तमान में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये परियोजना चलाई जा रही है। 2017 में पहली बार एक अखिल भारतीय सिंक्रोनाइज्ड हाथी जनगणना आयोजित की गई। इस वक्त देश में हाथियों की अनुमानित संख्या तकरीबन 30,000 है, जो कि एशियाई हाथियों की संख्या का 60% होता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। आंधी, गरज और वज्रपात के दौरान अस्थमा का दौरा बढ़ जाता है और रोगियों को अस्पताल जाना पड़ सकता है। ये जानकारी एक ताज़ा अध्ययन में सामने आई है। जामा इंटरनल मेडिसिन में छपे इस शोध पत्र के मुताबिक अध्ययन में पाया गया कि तूफान से एक दिन पहले अस्थमा के अचानक दौरे चरम पर पहुंच गए। 1983 और 1987 में बर्मिंघम और मेलबर्न जैसे शहरों में थंडरस्टॉर्म अस्थमा की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। अध्ययन में पाया गया कि ऐसे तूफानों से पहले वायुमंडलीय गैसों का स्तर और तापमान बदल जाता है। हवा में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि श्वसन रोगी आंधी तूफान आने की सूचनाओं पर ध्यान दें और सावधानियां बरतें। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित बौना ग्रह सीरीज क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक महासागर की दुनिया है। ताज़ा खोज में लगभग 950 किलोमीटर व्यास के इस पिंड की सतह के नीचे नमकीन पानी के बड़े भंडार की पुष्टि की गई है। ये ऐसे विशाल महासागर के अवशेष हैं जो धीरे धीरे जम चुका है। ये रिपोर्ट नासा के डॉन अंतरिक्ष यान द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन द्वारा तैयार की गई है, जो साल 2018 में सीरीज की सतह से 35 किलोमीटर नजदीक से उड़ान भरते वक्त जमा किए गए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये नई जानकारी धरती से बाहर भविष्य में जीवन की संभावना को जगाती है।
इस अध्ययन में सीरीज के उत्तरी गोलार्ध में मौजूद 92 किलोमीटर क्षेत्रफल के गड्ढे पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें 2 चमकीले क्षेत्र हैं जो कि सतह द्वारा पानी के सोखने और वाष्पित होने के बाद बचे हुए नमक की परतें हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन परतों के चलते तकरीबन 40 किलोमीटर सतह के अंदर मौजूद लगभग 100 किलोमीटर चौड़े जलाशय में नमकीन पानी बचा हो सकता है। ये शोध नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर जियोसाइंस और नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। देश में डिजिटल कृषि की दिशा में बढ़ते हुए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि मेघ की शुरुआत की गई है। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा व्यवस्था, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं यानी कृषि मेघ का उद्घाटन किया, जिसे कृषि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने और देश में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा रियल टाइम डेटा, पिक्चर एनालिसिस, फसलों और पशुओं में रोग की पहचान से जुड़े डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर और टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कृषि शोध और शिक्षा विस्तार में सहायक होंगे। कृषि मेघ भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के ICAR डेटा सेंटर और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद के डिजास्टर रिकवरी केंद्र को जोड़कर तैयार किया गया है, जो अन्य डिजिटल घटकों के साथ मिलकर काम करेगा। वैज्ञानिकों ने नोवल कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक नई भेद्यता की पहचान की है, जो वायरस को मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने नैनोमीटर स्तर पर इस प्रोटीन की बहुत सूक्ष्म नकल तैयार कर एक सकारात्मक चार्ज साइट पॉलीबेसिक क्लीवेज का पता लगाया, जो कि स्पाइक प्रोटीन की वास्तविक बाइंडिंग साइट से 10 नैनोमीटर ऊपर स्थित होती है। उन्होंने पाया कि यही सकारात्मक साइट मनुष्य के शरीर की नकारात्मक कोशिका रिसेप्टर से जुड़ जाती है और कोशिका को भेद कर लोगों को संक्रमित करने में वायरस को सक्षम बनाती है। इस खोज से कोविड-19 के उपचार की नई संभावनाएं बनी हैं। ये अध्ययन ACS नैनो पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और वैज्ञानिक सोच हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।